दोस्तों, जब आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करते हैं और अगर आपने इन्वेस्ट किए गए डेट से 1 साल के अंदर अपने शेयर को या फिर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल आउट कर दिया, तो जो भी आपको गेन होगा, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी यहाँ पर 1 साल से पहले ही आपने अपने शेयर को या फिर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को आपने सेल कर दिया। वहीं पर अगर आपने अपने यूनिट्स को 1 साल तक होल्ड कर लिया, यानी 1 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड से पैसे को रिडीम करते हैं या फिर डायरेक्टली शेयर को बेचते हैं, तो वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है, जो ब्याज मिलता है, जो गेन मिलता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब एक फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना तक लिया जा सकता है ताकि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी ना बने, वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितना तक लिया जा सकता है ताकि आपको टैक्स कि कोई भी लायबिलिटी ना बने, 1 रुपया भी आपको टैक्स ना देना पड़े। और साथ ही साथ अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं और SWP के माध्यम से मंथली विड्रॉल लेते हैं, तो कितना अमाउंट तक आप SWP सेट करें ताकि साल भर में कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी ना बने। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अगले पड़ाव में हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर आपका कैपिटल गेन के साथ साथ बिजनेस से, सैलरी से या फिर रेंटल इनकम है, तो उन सबको मिलाकर के किस तरीके से टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कैपिटल गेन हमें होता है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में, वो स्पेशल रेट से उस पर टैक्स लगाया जाता है। जो टैक्स स्लैब यूनियन बजट में पेश किया गया कि 0 से लेकर के 4 लाख तक आपका टैक्स जो लगाया जाएगा वो नील लगाया जाएगा। 4 से लेकर के 8 लाख तक आपके ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। 8 से लेकर के 12 लाख तक आपके ऊपर 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख प्लस आप पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसे हम लोग बोलते हैं टैक्स स्लैब। तो जो हमारी बिजनेस की इनकम होती है या फिर जो सैलरी से इनकम होती है या फिर इसके अलावा FD से जो इनकम होती है, जो हमारा रेंटल इनकम होता है, वो सभी इनकम इस टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा। लेकिन जो आपका कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से, वो स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, इस टैक्स स्लैब के अनुसार नहीं लगाया जाता। तो जो भी स्पेशल रेट वाले टैक्स आपके ऊपर लगाए जाते हैं वो 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो अप टू 12 लाख इनकम अगर आप बिजनेस से कर रहे हैं या फिर 12,75,000 जो आप सैलरी से कर रहे हैं, वो 87 के ए के अंतर्गत आपको 60,000 का रिबेट दिया गया। यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये बनेगी अगर आपकी 12 लाख तक इनकम हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की, जो कि एलिजिबल नहीं होता है 87A का रिबेट लेने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि 12 लाख तक की इनकम अगर आप कैपिटल गेन से कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आपका टैक्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिबेट 60,000 का आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, इसका मतलब एक मोटा मोटी अगर हम लोग बोलें तो जो यूनियन बजट में बोला गया है कि 12 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गई है, वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो उस पर लागू नहीं होगा। अब ये जो 87 का रिबेट है, ध्यान से समझिएगा, 87 का रिबेट है, ये अलग चीज है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेकर के 4 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से एग्जम्प्ट की गई है टैक्स से, मतलब कि ये रिबेट अलग कॉन्सेप्ट है और ये एग्जम्प्ट जो इनकम है 4 लाख तक की, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और अगर आप कैपिटल गेन से अर्निंग करते हैं अप टू 4 लाख, तो चूंकि ये एग्जम्प्ट की गई है इनकम टैक्स से, मतलब इतने अमाउंट तक आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो भले ही आप कैपिटल गेन से 4 लाख तक का अर्निंग क्यों ना कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, वो पूरी तरीके से टैक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम जो एक तरीके से बेसिक लिमिट है वो 4 लाख है। 4 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में सवाल आएगा कि 87A का तो रिबेट अलाउ नहीं है। मैं 87 की बात ही नहीं कर रहा। 87A तो ये कहता है कि आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि 60,000 का वहां पर रिबेट मिल रहा था। मैं यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात कर रहा हूं, जो कि 0 से 4 लाख तक है, उस पर टैक्स आपको नील देना है। यानी कि कैपिटल गेन से अगर आपकी अर्निंग 4 लाख तक हो रही है तो आपकी टैक्स जो बनेगी वो 0 रुपये बनेगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां से आपका पहला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल में 4 लाख तक है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। आपके मन में सवाल आएगा
कि 4 लाख से अगर मेरा अमाउंट बढ़ गया तब कैसे टैक्स लगेगा। तो 4 लाख से जो भी अमाउंट बढ़ेगा उस पर सीधे तौर पर आपको 20% का टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 5 लाख हो गई एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 4 लाख तक की इनकम तो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है, यानी 4 लाख तक हमें टैक्स जीरो देना है। 1 लाख जो बचा उस 1 लाख पर चूंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% के स्पेशल रेट से लगाया जाता है, तो इस 1 लाख का 20% हमें टैक्स देना होगा, यानी 20,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर के द्वारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में उसको मान लीजिए कि 10 लाख का हो गया, तब उसको कितना टैक्स देना होगा। यहां पर आपको समझना होगा कि बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है वो 4 लाख तक की है, तो 4 लाख तक का उसका टैक्स जीरो बनेगा। बचा हुआ 6 लाख जो है उस पर उसको स्पेशल रेट 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख का 20% 1,20,000 रुपये होता है, यानी कि 6 लाख टोटल 10 लाख जो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 4 लाख तक तो जीरो हो गया, बचे हुए 6 लाख पर उनको 20% के हिसाब से 1,20,000 उनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बेसिक एग्जम्प्ट इनकम है 4 लाख तक, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा यहां पर, लेकिन 87(a) का लाभ नहीं मिलेगा, यानी 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक रिटेल इन्वेस्टर का 4 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना, तो बेसिक एग्जम्पशन ये कहता है कि हमें 4 लाख तक नील टैक्स देना है, यानी इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन जाएगी, 0 रुपये बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। मान लीजिए कि किसी का 5 लाख का टैक्स 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना हुआ है, तो कैसे टैक्स लगेगा। 4 लाख तक का इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन के अंदर आ जाएगा और उसका नील टैक्स बन जाएगा। बचा हुआ 1 लाख जो है वो चूंकि 1,25,000 जो हमें एक फाइनेंशियल ईयर में रिबेट दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, कि मतलब इसके बियॉन्ड, इससे ऊपर जो अमाउंट जाएगा उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% टैक्स पे करना पड़ता है स्पेशल रेट से। तो चूंकि ये 1,25,000 के लिमिट के अंदर है, इस वजह से ये भी हमारा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी कि 5 लाख तक के इनकम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें बिल्कुल नहीं देना है। अब आते हैं 5,25,000, मान लीजिए कि किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो कैसे टैक्स देना है। 4 लाख तक की इनकम बेसिक एग्जम्प्ट हो जाएगी, मतलब कि जीरो टैक्स। 1,25,000 की जब बात करेंगे तो चूंकि ये 1,25,000 जो अमाउंट है वो रिबेट है, हमें टैक्स नहीं देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके बियॉन्ड, इसके ऊपर जो अमाउंट जाएगा उस पर हमें टैक्स देना है। तो चूंकि ये टोटल ही एक तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगी, रिबेट मिल जाएगा, तो हमारा 5,25,000 टोटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना था उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 0 रुपये बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और अमाउंट को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 लाख का हुआ, तो 4 लाख तक का इनकम पर हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 बनी। अब बचा 3 लाख। 3 लाख में से 1,25,000 जो कि हमें छूट दी गई है वो निकाल देंगे। बचा हुआ 1,75,000, इस पर हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बनता है 21,875 रुपये, ठीक है। तो 7 लाख का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर हमें टैक्स 21,875 रुपये पे करना होगा। थोड़ा सा और अमाउंट को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का हुआ, तो 4 लाख तक उस पर टैक्स 0 देना है। बचा हुआ 6 लाख। 6 लाख में से पहले 1,25,000 उसको रिबेट मिल जाएगा। बचा हुआ अमाउंट जो है 4,75,000, इस पर उसको 12.5% का टैक्स देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, 4,75,000 पर 12.5%, जो कि अमाउंट आता है 59,375 रुपये, ठीक है। 59,375 रुपये ये उनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 10 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जिसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं कि उसका 4 लाख का है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं 6 लाख का है। तो बेसिक एग्जम्प्ट इनकम 4 लाख ही है, तो 4 लाख का ये जो अमाउंट है इस पर हमें टैक्स 0 देना पड़ेगा। ये जो 6 लाख है इसमें से 1,25,000 हमें रिबेट मिल जाएगा, यानी कि 4,75,000 का 12.5% हमें टैक्स के तौर पर पे करना पड़ जाएगा उस फाइनेंशियल में एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि किसी एक रिटेल इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 2 लाख है। दोनों को मिला देंगे तो टोटल अमाउंट 4 लाख होता है, जो कि बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है 4 लाख उसको उसके अंदर है या फिर उसके लगभग उसके बराबर है। तो इस वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है, तो भी 4 लाख के अंदर है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। मतलब कि दोनों मिला करके या फिर इंडिविजुअल एक ही अगर आपका केवल हुआ है और वो 4 लाख लिमिट के अंदर है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं SWP वाले
रिटेल इन्वेस्टर पर। देखिए एसडब्ल्यूपी का मतलब क्या होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो लमसम हो सकता है, एक ही बार में आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर एसआईपी मोड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाते हैं। अब जब आप एसडब्ल्यूपी सेट कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपका टोटल कॉर्पस 10 लाख का है, मान लेते हैं 10 लाख का है, और इसका 0.5% मंथली बेसिस पर आप निकाल रहे हैं। 0.5% मंथली कहने का मतलब कि 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो आता है 6% ईयरली। ठीक है, ये मैं मंथली की बात कर रहा हूं और ये मैं ईयरली की बात कर रहा हूं। 6% ईयरली क्यों? क्योंकि जो एसडब्ल्यूपी होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक बाल्टी है, मान लेते हैं, ऊपर से यहाँ पर नल लगा हुआ है और नल की स्पीड कुछ इस प्रकार है, और इस बाल्टी में भी एक नल लगा हुआ है और इसमें से जो पानी निकाला जा रहा है आधे स्पीड से निकाला जा रहा है। मतलब कि अगर ऊपर से बाल्टी में जो पानी आ रहा है नल के थ्रू, उसकी स्पीड अगर x है और बाल्टी से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड अगर x/2 है, तो क्या ये बाल्टी कभी खाली होगा? नहीं खाली होगा। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड से पानी आ रहा है उसके आधे स्पीड से ही बाल्टी से पानी निकल रहा है, तो बचा हुआ जो आधा स्पीड है वो इस बाल्टी को लगातार भरने का काम करेगा। यही कॉन्सेप्ट एसडब्ल्यूपी में भी होता है। एसडब्ल्यूपी में मान लेते हैं कि किसी एक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया जिस पर हमें साल भर में 12% रिटर्न देखने को मिल रहा है, और साल भर का हम केवल 6% निकाल रहे हैं। बचा हुआ जो 6% है वो आपके पैसे को लगातार ग्रो करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने लमसम के थ्रू या फिर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किया, जो यूनिट आपको मिले, जब भी आप अपना पैसा एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मंथली विड्रॉल लेते हैं तो आपके ही यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स क्या किए जाते हैं, सेल करके और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो यहां पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है? वो यूनिट, जैसे मान लीजिए जनवरी माह में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर के जनवरी माह में आपका 10 यूनिट बेचना पड़ा उस एएमसी को, तो 10 यूनिट आपने कितने में खरीदा था? अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा तो जितने भी यूनिट्स हैं सबका जो परचेजिंग कॉस्ट है, यानी कि जिस एनएवी पर आपने खरीदा, वो सबका सेम होगा। लेकिन अगर आपने एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किया है एसडब्ल्यूपी में, मतलब कि आपने 10 साल तक लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल के बाद आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस हो गया, उसके बाद मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं और अब आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि एसआईपी मोड में हर एक बार, हर महीने जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीदते हैं तो हर एक बार एनएवी का रेट क्या होता है? या तो बढ़ता है या तो घटता है, मतलब फिक्स रेट हमें नहीं मिलता। तो कौन सा यूनिट पहले बिकेगा? तो इसके लिए फीफो कॉन्सेप्ट होता है। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जब आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट की थी तो पहला इंस्टॉलमेंट जब आपका एसआईपी का गया होगा तो वो वाला जो यूनिट आपको अलॉट हुआ पहले इंस्टॉलमेंट का, पहले वो निकलेगा, उसके बाद वाला। जैसे मान लीजिए अगर 10 यूनिट बेचने की जरूरत पड़ी एसडब्ल्यूपी के माध्यम से, जो आप विड्रॉल ले रहे हैं, और 10 यूनिट बेचने की जरूरत पड़ी, तो मान लेते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट जब आपने आपका एसआईपी का कटा था, उस समय मान लेते हैं आपको 5 यूनिट अलॉट हुआ था, लेकिन आपको निकालना कितना है? 10 यूनिट। तो अगले इंस्टॉलमेंट में मान लीजिए आपको 6 यूनिट अलॉट हुआ था, तो पहले आपका 10 यूनिट निकालने के लिए पहले इंस्टॉलमेंट से 5 यूनिट और दूसरे इंस्टॉलमेंट से 5 यूनिट निकलेगा, और 1 यूनिट अभी आपका दूसरे इंस्टॉलमेंट वाला बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसके बाद जो आपका इंस्टॉलमेंट हुआ होगा वो सब बाद में जाकर के निकलेंगे। मतलब कि जो आपका यूनिट पहले आपने परचेज किया था वो यूनिट पहले आपका निकलेगा भी। मतलब कि मान लीजिए कि ये एक रूम है और यहाँ से इस तरीके से आदमी आ रहे हैं, तो ये रूम में ऐसे आदमी आते जाएं तो ये वाला पहले इस रूम में एंटर करेगा और एग्जिट भी पहले यही करेगा। इस तरीके से यहाँ पर यूनिट जो पहले एंटर किया है वही यूनिट पहले निकलेगा भी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ये सारे कैलकुलेशन आपको मैनुअली नहीं करना है, बल्कि जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी ब्रोकर का आप यूज करते होंगे, उनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है तो आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक या तो आपके मेल पर भेज दिया जाता है या फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है। और जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो मान लेते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का बना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 4 लाख का बना। अब देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले 10 सालों से अगर आप करते आ रहे हैं, तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी बनेगा जब आपका म्यूचुअल फंड यूनिट 1 साल के अंदर ही अगर आप बेच रहे हैं, और चूंकि आप 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले वाला जो यूनिट है वो पहले निकलेगा, और बाकी के यूनिट्स को भी लगभग 10 साल का समय हो चुका है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बनेगा। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनको कुछ फंड मिला हुआ है और वो फंड को म्यूचुअल फंड में डाल करके और अगले महीने से ही एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर
अगले महीने से अगर आप करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए कि जनवरी में आपने किया है, जनवरी 25 में, तो जनवरी 25 के बाद से जनवरी 26 में जाकर के इस पूरे यूनिट्स को एक साल कंप्लीट होगा। मतलब कि इस जनवरी 25 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और फरवरी से आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक, दिसंबर या फिर जनवरी अगले महीने तक आप मान करके चलिए कि ये जितने भी आपके SWP के अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, वो सब जितना भी गेन हुआ रहेगा वो सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और वहीं पर अगर आप एक साल बाद विड्रॉल लेते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बनेगा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने SWP किया और वहां से जो भी हमें कैपिटल गेन मिला वो मान लेते हैं 4 लाख तक का मिला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 4 लाख तक तो बेसिक लिमिट एग्जम्प्ट है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। ठीक है, और वहीं पर अगर मान लेते हैं 5,25,000 तक भी आप निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर, तो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो जीरो बनेगी। अब मैं 5,25,000 की जब बात कर रहा हूँ, 5,25,000, ठीक है, तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। 12 चौक 48, फिर यहाँ पर बचा आपका 4, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 9 बचा, फिर 90 हो गया, 12 सत्ते 84, 6 बचा, 12 पच्चे 60 और ये जीरो। 43,750 रुपया अगर आप मंथली विड्रॉल लेते हैं, इतने लिमिट तक अगर आप मंथली विड्रॉल लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट आप ईयरली निकालेंगे वो 5,25,000 होगा और 5,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। वहीं पर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो 4 लाख तक अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। 4 लाख कहने का मतलब कि यहाँ पर 4 लाख आप देख पा रहे होंगे और 12 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 तिया 36, यहाँ पर 4 बचा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और ये दशमलव आता जाएगा। यानी महीने का आप 33,333 रुपया अगर मतलब कि एक साल से कम समय हुआ है और आज इन्वेस्ट करके अगले महीने से ही SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो महीने का आप 33,333 रुपया तक निकालिए, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी 1 रुपये भी, क्योंकि आपका टोटल इनकम जो उस फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा वो 4 लाख का होगा। वहीं पर अगर एक साल से पुराने इन्वेस्टमेंट हैं आपके और SWP करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर तो 43,750 रुपया आप मंथली विड्रॉल ले सकते हैं, जो कि साल भर में आपका 5,25,000 के अंदर होगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी, क्योंकि 4 लाख तक तो बेसिक लिमिट एग्जम्प्ट है और 1,25,000 आपको रिबेट मिल जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको मिलता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मान लेते हैं कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि सैलरीड पर्सन भी है, वो बिजनेस भी करता है, उसकी रेंटल इनकम भी है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है। इसके अलावा वो FNO में भी ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा उसे डिविडेंड भी मिला है, मान लीजिए कि डायरेक्टली स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड जो कि डिविडेंड वाला है उसमें वो इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फिर कैसे टैक्स लायबिलिटी बनेगी इसके बारे में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल सैलरी उसकी 7 लाख रुपए है साल भर का। बिजनेस से मान लेते हैं कि वो 5 लाख अर्न कर रहा है। रेंट से उसको जो इनकम हो रही है वो टोटल एक साल में मान लेते हैं कि 2 लाख की हो रही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका 1 लाख का बना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका 2 लाख का बना। FNO से उसको टोटल अर्निंग मान लेते हैं कि 3 लाख की हुई। डिविडेंड उसको मिला 1 लाख का और इंट्राडे ट्रेडिंग से वो लगभग 5 लाख कमा रहा है। तो अब देखते हैं कि इस टोटल सभी इनकम हेड्स को मिलाकर के उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन कौन सा हमारा स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो हमारा स्पेशल रेट से लगता है। बाकी का जो भी यहाँ पर इनकम बताया गया है वो सब आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। यानी कि ये 7 लाख, ये बिजनेस वाला 5 लाख और रेंट पर एक और स्पेशल कंडीशन लगता है कि जो रेंट से इनकम अगर आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब कि आपने अपने घर को किसी को किराए पर दिया है, तो वहाँ से जो आपको रेंट के तौर पर इनकम हो रहा है, जितना भी साल भर में आपका इनकम हुआ उसमें से 30% आपका डिडक्शन आपको मिल जाता है उस घर को मेंटेन करने के लिए। मतलब कि 70% ही आपका टोटल इनकम माना जाएगा। मतलब कि 2 लाख अगर आपको रेंट से मिल रहा है तो इसका 70% यानी कि 1,40,000 ही केवल ये माना जाएगा कि आपको रेंट से इनकम हो रहा है। 30% आपको डिडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद से 3 लाख FNO
में जो आप अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा डिविडेंड जो आपको 1 लाख मिला, 5 लाख इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब भी आपका बिजनेस इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और बिजनेस इनकम हो, सैलरी इनकम हो, पेंशन हो, ये सारा आपका टैक्स स्लैब से ही आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब टोटल आपको देखना है कि टोटल इनकम इनका कितना हो रहा है। तो 7 लाख ये, 5 लाख ये, इसके अलावा 7 5 12 हो गया, 12 3 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 और ये 1 22, 22 लाख 40 हज़ार टोटल इनका अर्निंग जो हो रहा है वो बिजनेस या फिर सैलरी या फिर पेंशन से मिला करके हो रहा है, जो कि टैक्स स्लैब के हिसाब से इनको टैक्स देना है। चूंकि ये 12 लाख लिमिट को से बियॉन्ड है, इस वजह से इनको 87A का रिबेट देखने को नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट इनको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकी टोटल जो अर्निंग हो रही है वो 22 लाख 40 हज़ार हो रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 5 12 12 12 12 3 15 15 1 16, 16 5 21 और ये मिला करके 22 लाख 40 हज़ार। 22 लाख 40 हज़ार पर अलग टैक्स कैलकुलेट होगा, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इस पर अलग टैक्स कैलकुलेट होगा, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इस पर अलग टैक्स कैलकुलेट होगा। अब ये देखिए कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा 22 लाख 40 हज़ार। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इन सबको इरेज करता हूँ स्क्रीन साफ करने के लिए, और ये वाला आप केवल याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख हुआ था, और ये इन सभी को मिलाकर के हमारी टोटल इनकम 22 लाख 40 हज़ार हो रही है। ठीक है, 22 लाख 40 हज़ार। यहाँ पर देखिए 22 लाख 40 हज़ार, 22 लाख 40 हज़ार टोटल इनकम में से सबसे पहले 4 लाख जो हमें बेसिक एग्जम्प्ट है वो निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास जो बचा वो 18 लाख 40 हज़ार बचा, 18 लाख 40 हज़ार। इसके अलावा सैलरी से जो इनको इनकम हुआ था उस पर एक्स्ट्रा इनको 75 हज़ार का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी से जो इनकम हुआ था उसमें से 75 हज़ार और माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी कि चूंकि सैलरी वाला भी इसी में जुड़ा हुआ है तो मैं इसी में से 75 हज़ार और माइनस कर देता हूँ। तो 18 लाख 40 हज़ार जो यहाँ पर टोटल इनकम है, इसमें से मैं 75 हज़ार और माइनस कर देता हूँ। माइनस करने पर देखिए क्या वैल्यू आती है, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचा 7 और ये 1, 17 लाख 65 हज़ार टोटल इनका जो अमाउंट है इस पर इनको टैक्स पे करना है टैक्स स्लैब के हिसाब से, 17 लाख 65 हज़ार। ठीक है, तो 12 लाख तक हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 60 हज़ार के करीब आता है। क्यों? क्योंकि 0 से 4 लाख पर हमारी टैक्स लायबिलिटी 0, 4 से 8 लाख पर जो कि 4 लाख का अमाउंट आता है उस पर 5% यानी 20 हज़ार, और 8 से 12 लाख तक हमें जो टैक्स पे करना है वो 10% का करना है, यानी कि 4 लाख का 10% 40 हज़ार यहाँ पर बना। इसके अलावा अभी हमारा जो टोटल सैलरी है वो 17 लाख 65 हज़ार है, और हम 12 लाख तक कैलकुलेट कर चुके हैं। 12 से 16 लाख तक के स्लैब पर हमें कितना टैक्स देना है, 15% देना है, यानी कि 4 लाख का 15% यहाँ पर 60 हज़ार आ जाएगा। हमने 16 लाख तक कैलकुलेट कर लिया। अभी भी हमारे पास कितना बचा है, 17 लाख 65 हज़ार में से 16 लाख घटाएंगे तो 1 लाख 65 हज़ार बचता है, 1 लाख 65 हज़ार। अभी इस 1 लाख 65 हज़ार पर हमें जो टैक्स पे करना है वो 20% के आसपास करना है, 20% का। ठीक है, तो टोटल अभी तक जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी थी इतना, मतलब कि 20 40 60 60 1 लाख 20 हज़ार, और इस 1 लाख 65 हज़ार पर 20% और। ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा 33 हज़ार रुपये। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख 20 हज़ार हमारा यहाँ से टोटल टैक्स बन रहा था, और प्लस 33 हज़ार यहाँ से टैक्स बन रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 0, ये 3, ये 5 और ये 1 लाख 53 हज़ार हमारी टैक्स लायबिलिटी जो हमने इनकम किया था अलग अलग हेड्स को मिला करके, सैलरी से, बिजनेस से, रेंट से, FNO से, ट्रेडिंग से, और इसके अलावा डिविडेंड से, उन सबको मिला करके हमारी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख 53 हज़ार बन गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख 53 हज़ार टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अब जितना भी टैक्स हमारा बनता है उस पर 4% का एक्स्ट्रा हमें सेस देना पड़ता है, एजुकेशन सेस। ठीक है, तो 1 लाख 53 हज़ार का 4% और इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि टोटल अमाउंट आता है 1 लाख 59 हज़ार 120 रुपये का। ठीक है, ये टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 1 लाख का हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 2 लाख का हुआ था, इस पर हमें अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि ये टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं बल्कि स्पेशल रेट से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किसी भी प्रकार का हमें रिबेट नहीं दिया गया है, और चूंकि 4 लाख से एक्सीड कर चुकी है हमारा, तो बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है उसका भी लाभ हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो 1 लाख का सीधे तौर पर हमें 20% देना है, यानी 20 हज़ार यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बन गई। कितना? 20 हज़ार। ठीक है,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो यहाँ से 1,25,000 का हमें रिबेट मिल जाएगा और 75,000 जो बचा उस पर हमें 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा 9,375 रुपये। अब टोटल टैक्स की बात करें तो चूंकि इसका हमने 4% एजुकेशन सेस निकाल लिया था, इसका भी हमें 4% अलग से निकालना पड़ेगा, मतलब कि टोटल टैक्सेबल जितना भी अमाउंट आएगा उसका 4% हमें देना पड़ता है। तो इसका चूंकि हम अलग कैलकुलेट कर चुके हैं, इस वजह से इसको भी हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो 9,375 का 4% कैलकुलेट करने के बाद से टोटल जो अमाउंट आ जाएगा 9,750 रुपये आ जाएगा। अब टोटल टैक्स जिसमें सैलरी भी है, बिजनेस भी है, रेंट भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड भी है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, इसके अलावा एफएनओ से भी इनकम है, उन सबको मिला करके हमारी टैक्स कितनी बन जाएगी, इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1,59,120 रुपये और प्लस 9,750 रुपये, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 9 18 का 8 हाथ में 1 और ये 15 1 16। हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 1,68,870 रुपये, ठीक है। इतना हमें टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा, 1,68,870 रुपये टैक्स हमारा बनेगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।